मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रश्न उत्तर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज हम अध्याय 14 के प्रश्न उत्तर करेंगे और प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियों का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए, ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है फिर, तो मैं सिर्फ आंसर क्वेश्चन आप अपनी बुक उठाएं और उसमें देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ के सुनाती हूँ। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, वर्ल्ड में कौन सा प्लेस है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसका आंसर है हमारा दूसरा या सेकंड, है ना। सेकंड नंबर है, सबसे फर्स्ट किसका है, चाइना का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, शांति वार्ता से, राजनीति से और शिक्षा से या हत्या और अपहरण से। तो हमें पता है वो शांति से करते होते तो उनको आतंकवादी क्यों कहा जाता, राजनीति में वो आते नहीं है ना। और शिक्षा अगर उनको प्राप्त होती तो वो ऐसे कामों में लिप्त होते ही नहीं। तो ऑप्शन है 4, जो चौथा नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, पहले वाले का जो था दूसरा, उसका नंबर है सेकंड नंबर, है ना, ये इसका दूसरा है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 2 का है 4 और ये है हत्या व अपहरण के द्वारा, ठीक है, हत्या व अपहरण द्वारा, ठीक है। ये हत्या और अपहरण के द्वारा जो है अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, ठीक है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और वो पूछ रहा है कि नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया। ऑप्शन दिए हैं जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी। तो हम जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही मद्य निषेध आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने चलाया था। तो इसका आंसर है सेकंड, ठीक है, सेकंड है महात्मा गांधी। इसका उत्तर है महात्मा गांधी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूछता है कि हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों को शिक्षा में बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से किस बात पर जोर देना चाहिए, यानी जब वो 10th पास हो जाएं तो किस बात पर जोर देना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, व्यावसायिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा। तो बेरोजगारी से नैतिक शिक्षा का बहुत अधिक लेना देना नहीं है, राजनीतिक शिक्षा का भी लेना देना नहीं है और आध्यात्मिक शिक्षा का भी लेना देना नहीं। तो किसका है, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा मतलब उन्हें किसी ऐसे स्किल में पारंगत कर देना जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो इसका आंसर है फर्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा। इसके द्वारा जो बच्चे हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 4 तो हो गए, ये अब है सही जोड़ी बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सही विकल्प है। अब है सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी, ठीक है, बनाइए। तो इसमें दी हुई है आपकी जोड़ी और मैं उसको मैच कर रही हूं। तो फर्स्ट है विधानसभा, ठीक है, फर्स्ट है नंबर 1 विधानसभा, ठीक। नंबर 2 है संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या, ठीक। नंबर 3 है संघ सूची, नंबर 3 है संघ सूची, ठीक। और नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, ठीक है। और पांचवा है अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, ठीक है। ये 5 ओटियां हैं हमारी, 5 ही जोड़ियां हैं, इनको करेक्ट करना है। तो विधानसभा किससे संबंधित है,
तो विधानसभा राज्य विधानमंडल से संबंधित है ना। किसको कहते हैं? राज्यों के विधानमंडल को कहते हैं। तो राज्य विधानमंडल इसका आंसर आएगा, राज्य विधानमंडल। ठीक है, विधानसभा के आएगा राज्य विधानमंडल। दूसरा है संविधान की व्याख्या। तो कौन करता है संविधान की व्याख्या? सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो तीसरा है वो है संघ सूची। तो संघ सूची किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, संघ मतलब केंद्र, केंद्र सरकार। ठीक है, इसका आंसर है केंद्र सरकार। चौथा जो है लोकसभा का सदस्य, तो उसके आगे आएगा भारत का नागरिक, क्योंकि लोकसभा का सदस्य क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, भारत का नागरिक। ठीक है, और जो हमारा आखिरी है पांचवा, अध्यादेश जारी करना। तो कौन करता है अध्यादेश जारी? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो और कुछ करना होता है, इम्पोर्टेंट कुछ आ जाती है आकस्मिक कुछ, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और वो जो है बिल्कुल कानून की तरह ही लागू किया जाता है। ठीक, और जब संसद शुरू हो जाती है, जब तक उसके संबंधित कानून नहीं पारित हो जाता तब तक वो प्रभावी रहता है। ठीक, अगला जो हम चलते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न हम करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रिय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है थोड़े से व्याख्यात्मक है इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि प्रजातंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। हमें शॉर्ट में लिखना है और हम जानते हैं, पूरी हमने पढ़ी है। तो पहली है जनसंख्या विस्फोट, इसका उत्तर लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, सांप्रदायिक प्रजातंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सीधा आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 है निम्न चुनौतियां हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, निम्नलिखित चुनौतियां हैं। ठीक है, निम्नलिखित चुनौतियां हैं। अब नंबर 1 है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है अपनी जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, तो बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 3 नंबर पे सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। ठीक है, और उसके बाद सांप्रदायिकता के बाद है 4 नंबर पे आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद। और 5 नंबर पे मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन। ये सब हम पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो इन पर डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि अगर शॉर्ट में आया है तो आप ऐसे लिख दीजिए, लेकिन अगर यही डिटेल में पूछ लें, निबंधात्मक प्रश्न, लॉन्ग प्रश्न आ जाता है, लॉन्ग आंसर लिखना है, तो आप इसके आगे ये सारे लिखिए और इनके सामने ऐसे लगा के और इनकी डिटेल लिख दीजिए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अगला है हमारा, इन्हीं का उन्होंने फिर से डिटेल में पूछ लिया, इन्हीं सब चीज़ों को जो चुनौतियाँ उन्होंने लिखी हैं उन्हीं को डिटेल में उन्होंने पूछ लिया है, 1 बाय 1 उनके अर्थ पूछे हैं, तो हम बताएंगे। पहला है सांप्रदायिकता से क्या असर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, तो सांप्रदायिकता से क्या असर है ये पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर है राष्ट्रहित को भुलाकर, वैसे मैं बता चुकी हूं आप लोगों को, फिर भी राष्ट्रहित को भुलाकर, ठीक है, किसी पंथ या संप्रदाय, किसी एक पंथ या संप्रदाय के प्रति निष्ठा रखना। यहां तक तो ठीक है,
निष्ठा रखना। अब शुरू यहाँ होती है सांप्रदायिकता, है ना। निष्ठा रखना एवं अन्य से घृणा करना ही सांप्रदायिकता है। ठीक है, सांप्रदायिकता है। अब ये तो ठीक है कि हम अपने किसी पंथ धर्म से प्रेम करते हैं, निष्ठा रखते हैं, ये तो ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, तो सभी को ये अधिकार है। लेकिन किसी अन्य से घृणा करना, ये यहाँ से सांप्रदायिकता शुरू हो जाती है ना। हम अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ, दूसरे से नफरत करते हैं। क्यों? मैंने पहले भी आपको इस बारे में बहुत बड़ी डिटेल बताई थी कि हम अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला खराब है। हमारी अपनी क्वालिटीज हैं, सामने वाले की अपनी क्वालिटीज है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता, सही के अपने अपने मायने। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपका बेरोजगारी के बारे में। ठीक है, बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी अलग अलग उसमें हमने बताया था कितने प्रकार की है, क्या है ना, सब कुछ आपको बताया था बेरोजगारी के बारे में। तो यहाँ अपने को बड़ा नहीं लिखना है, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बड़ा लिखना है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है मादक या नशीला पदार्थ किसे कहा जाता है? पहले ये कर लें। ठीक है, मादक या नशीला पदार्थ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 मादक पदार्थों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऐसा पदार्थ जिसके सेवन से यानी जो इसको लेने से मस्तिष्क शिथिल हो जाता है। मस्तिष्क शिथिल हो जाता है ना, शिथिल हो जाता है। ठीक है, इसके लेने से मस्तिष्क शिथिल हो जाए और रक्त का संचार तेज हो जाए, है ना, और रक्त का संचार तेज हो जाए। ठीक है, तेज हो जाए। ठीक है, और उत्तेजना से क्या हो? उत्तेजना से जो ये क्षणिक रूप से हम प्रभावित हो जाते हैं, क्षणिक आनंद की अनुभूति हो। क्षणिक यानी थोड़े कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए, है ना। क्षणिक आनंद की अनुभूति हो। ठीक है, तो उसे मादक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो क्या है कि ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा पदार्थ कुछ भी हो सकता है, भांग, गांजा, चरस, शराब, है ना, और भी बहुत सारे चल रहे हैं जिनके नाम भी हमें शायद पता नहीं हो। ऐसा पदार्थ जिसके सेवन से मस्तिष्क, हमारा ब्रेन जो है वो शिथिल यानी रिलैक्स्ड हो जाता है। एक पता ही नहीं चलता, वो अपना काम करना कहते हैं, काम करते अपना करता रहता है, लेकिन एक उसमें एक शिथिलता आ जाती है, ढीलापन आ जाता है। ठीक है, और रक्त का संचार तेज, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है फास्ट हो जाता है। और उत्तेजना से यानी बहुत कुछ ऐसा होता है, कुछ अंदर से केमिकल इफेक्ट होता है कि हमारा क्षणिक, हमें ऐसा लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मस्तिष्क शांत हो जाता है तो अच्छा अंदर से फील होता है। ठीक है, लेकिन वो क्षणिक होता है कुछ समय के लिए, जब तक उस नशे में हो, उसके बाद और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो हम 2 मिनट के रिलैक्स के लिए, आनंद के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाते हैं, समाज में बहुत सारी गलत वो चीज़ें पैदा करते हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है समाज के लिए, स्वयं के लिए, है ना तो व्यक्ति के लिए अच्छा है, ना उसके परिवार के लिए अच्छा है, और ना ही समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, मानवता के लिए, है ना, क्योंकि सारे अपराध हमने देखा है उसी से होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति को पता ही नहीं रहता, दिमाग शिथिल हो गया है, तो उससे उस समय कोई कुछ भी करवा सकता है ना, कोई भी काम करवा सकता है उससे, वो कुछ भी प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 है बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 4, बेरोजगारी से क्या आशय है ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे
इसका आंसर है बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है, बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है, ऐसी स्थिति से है। कैसी स्थिति से है कि जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर, जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार रहता है ना, काम करने के लिए तैयार रहता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता, है ना। इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं, इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, बेरोजगारी कहते हैं। चलो, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। यानी एक ऐसी स्थिति, बेरोजगारी से ऐसी सिचुएशंस है जहाँ व्यक्ति जो रेट चल रही है, जैसे मान लो 200 रुपये पर डे मिलना है, तो वो तैयार है 200 रुपये पर डे पे काम करने के लिए, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसे बेरोजगारी कहेंगे। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि काम मिल रहा है लेकिन हम उसको उस रेट पे करने को तैयार नहीं, जैसे हम तो 500 रुपये लेंगे, भाई काम तो है लेकिन हम 500 रुपये लेंगे, हम इतने में काम ही नहीं करेंगे, तो वो स्थिति बेरोजगारी नहीं होगी। दूसरा, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हम ये 200 रुपये का काम नहीं करेंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने MBA कर रखा है, हम ये 200 रुपये का काम नहीं करेंगे। मत करो, लेकिन आपको फिर बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, है ना। आपको उस कैटेगरी में बेरोजगारी कहा जाएगा जो आप जिसमें स्किल में आप ट्रेंड है और उसमें आपको जो रोजगार, लेकिन सामान्य बेरोजगारी की श्रेणी में वो चीजें नहीं आती। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्या पूछ रहा है, बेरोजगारी हो गया। अशिक्षा स्वस्थ जनमत में किस प्रकार से बाधक है? क्वेश्चन नंबर 5, अशिक्षा स्वस्थ जनमत में किस प्रकार से बाधक है? तो हम अच्छे से जानते हैं कि अशिक्षा के द्वारा व्यक्ति में सही और गलत को समझने की वो नहीं रहती है ना, सही गलत को पहचानने की शक्ति नहीं रहती। ठीक है, और उसके कारण वो बहुत सारी चीजें कर देते हैं। ठीक, इसमें हम यही लिखेंगे आंसर, अशिक्षित व्यक्ति किसी भी प्रभाव या प्रलोभन में शीघ्र आ सकता है और वह सही व्यक्ति के चुनाव में बाधक होता है। ठीक है, यानी जो अशिक्षित व्यक्ति है वो किसी भी प्रभाव या प्रलोभन क्या होता है? प्रभाव होता है कि अगर कोई हमें कन्विंस करे, हम बहुत इजीली कन्विंस हो जाएं, तो ये प्रभाव होता है, किसी के प्रभाव में आ गए। ठीक है, प्रलोभन क्या होता है? लालच। जैसे किसी नेता ने कहा कि भाई आपके यहाँ वर्तमान में ये बहुत हो रहा है, पहले होता था कुछ शराब की बोतल दे देते थे, है ना, कुछ चंद कपड़े बंटवा दिए, कुछ भी सामान बंटवा दिया, कुछ अनाज बंटवा दिया। वर्तमान में चल रहा है ठेका पर डाली, यानी आपके घर में 10 लोग हैं, 10 वोटों की कीमत तय हो गई, 500 रुपये पर वोट के हिसाब से आपको 5000 रुपये मिल गए, आप खुश हो गए, है ना। तो ये क्या हुआ? प्रलोभन हो गया, लालच में। वो दूरगामी परिणाम नहीं देख पाता। अगर शिक्षित व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं सारे शिक्षित बहुत सही निर्णय लेते हैं और सारे अशिक्षित गलत लेते हैं, ऐसा भी नहीं है, पर जनरली बात हो रही है, सामान्य बात यहाँ पर की जा रही है
कि सामान्यतः ये होता है ना। हालांकि बहुत से अशिक्षित व्यक्ति भी बहुत सटीक निर्णय लेते हैं, है ना, और बहुत से शिक्षित व्यक्ति भी कूप मंडूक होते हैं, वो प्रभाव में भी आते हैं, प्रलोभन में भी आते हैं। फिर भी ये व्यक्ति है, क्योंकि ज्यादातर की बात कर रहे हैं अपन एवरेज की, तो वहां पर ये लोग प्रभाव प्रलोभन में जल्दी आते हैं। तो सही जनमत का मतलब होता है जनता का मन, कि रुझान क्या है, किसको वोट देना चाहिए, किसकी सरकार बनना चाहिए। तो जनमत में ये ऐसे वादक होते हैं क्योंकि वो किसी के प्रभाव में आके कोई बात मान लेते हैं और वो भी वही कहने लगते हैं, इस बार किसकी सरकार आएगी, फलाने व्यक्ति को जीतना चाहिए। कोई कह रहा है इसलिए हमने मान ली, या उसने तुम्हें कुछ लालच दे दिया, कुछ पैसे कपड़े या कुछ सामान दे दिया, तो आपने उसकी बात मान ली, ठीक है। लेकिन ये दूरगामी बहुत खतरनाक परिणाम होते हैं। जो आपको 5,000 रुपये एक परिवार को दे रहा है, वो कितने आगे कमाएगा। कल को जब आप उसके सामने जाओगे कि साहब हमारा ये काम नहीं हुआ, गांव में सड़क सही नहीं है, गांव में रोड सही नहीं है, और आपका हेडपंप सही नहीं है, पानी नहीं है, तो वो कहेगा ठीक है, हमने आपको भुगतान तो कर दिया, अब पहले मैं तो कमा लूँ जो इन्वेस्ट किया है ना। व्यापार में होता है, पहले पैसा लगाता है व्यापारी, फिर कमाता है, तो वो रेट ज़्यादा रखता है। ऐसे तो नहीं है कि जितने की बन रही है उतने की दे देगा, वो अपना मुनाफा भी लगाता है, ब्याज लगाता है, मुनाफा लगाता है, सब कुछ। ऐसे ही वर्तमान में जो राजनीति है वो भी एक व्यापार की तरह हो गया, ठीक है। तो ये स्वस्थ जनमत में बाधक होता है, ठीक है। अगला है हमारा शहरी बेरोजगारी। क्या है शहरी बेरोजगारी? मैंने आपको बताया था, है ना, जो हमने पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 6 है शहरी बेरोजगारी, है ना। तो शहरी बेरोजगारी हम पहले ही बता चुके हैं आपको बहुत सारी चीजें, कि कैसे लोग शहरों में आते हैं, पलायन करते हैं, है ना। चल, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? शहरी बेरोजगारी जनरली क्या होती है कि ऐसी स्थिति होती है, वो बड़ी संख्या में लोग जो है शिक्षा प्राप्त करके बैठे हैं, शिक्षा प्राप्त करके बैठे हैं, है ना, शिक्षा प्राप्त करके बैठे हैं, और उन्हें जो है काम नहीं मिलता, और उन्हें काम नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति क्या होती है? बेरोजगारी की स्थिति होती है, ठीक है। और इससे क्या है, जनशिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। यानी हमने डिग्री कर ली, हम ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, और हमें इसके अकॉर्डिंग नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई रोजगार नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी या शहरी बेरोजगारी कहा जाता है ना। शिक्षित और शहरी एक ही उसमें आता है। पर कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लोग गांव से पलायन करके शहर चले जाते हैं, और उनको जब काम नहीं मिलता तो वो भी शहरी बेरोजगारी में आता है, ठीक है। अब सामाजिक असमानता किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसका आंसर लिखना है, ये है सामाजिक असमानता किसे कहते हैं। तो अब इसका आंसर लिखेंगे, जब समाज में धनी और निर्धन के बीच गहरी खाई हो, ठीक है, गहरी खाई हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में असमानता तो पनपती है, तो इसे असमानता कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये 7 है, वो पूछ रहा है सामाजिक असमानता, ठीक है। तो सामाजिक स्थिति में कोई छुआछूत की जो स्थिति होती है, हम कहते हैं कोई बहुत संपन्न व्यक्ति होता है ना, तो वो उसको अपन कहेंगे कि ये सामाजिक असमानता, ठीक। सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक असमानताएं, ये सब दिक्कत देती है ना हमको, सामाजिक, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे भारतीय समाज परंपरागत है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब समाज में किसी व्यक्ति को अन्य की तुलना में बहुत अधिक अधिकार, सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हो, है ना, एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ व्यक्ति और वर्ग भी लिख लेंगे आप, व्यक्ति एवं वर्ग, है ना, किसी एक वर्ग को या एक व्यक्ति को, ठीक है। व्यक्ति के साथ साथ यहाँ वर्ग ज्यादा सही समझ में आएगा ना, क्योंकि इसमें एक वर्ग विशेष आ जाता है। किसी वर्ग को बहुत अन्य की तुलना में बहुत अधिक अधिकार, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, वहीं दूसरी तरफ किसी अन्य वर्ग को नीचा समझा जाए, नीचा या छोटा समझा जाए, वह सामाजिक असमानता है, ठीक है। असमानता है जिसमें छुआछूत भी शामिल है, यानी ऐसा होता है ना, हम देखते हैं समाज में कुछ लोगों को छोटा समझा जाता है, जाति के आधार पर नीचे समझा जाता है, और एक वर्ग विशेष होता है उसको बहुत सम्मान दिया जाता है। तो ये सामाजिक असमानता होती है। समाज में आप असमान व्यवहार कर रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था, धनी बहुत अधिक होता है, निर्धन होता है, तो वो आर्थिक असमानता होती है कि एक वर्ग बहुत धनी हो गया, एक वर्ग बहुत गरीब हो गया, तो ये आर्थिक असमानता है। और सामाजिक असमानता क्या है कि जब समाज में किसी वर्ग को विशेष को जो है, एक वर्ग को किसी वर्ग विशेष को, है ना, किसी एक वर्ग या वर्ग विशेष का, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग विशेष को, ठीक है, अन्य की तुलना में बहुत अधिक अधिकार, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे वर्ग है जिसको बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है, हे दृष्टि से देखा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस जाति के हैं, है ना, तो उसको सामाजिक असमानता, यानी उनको बराबर का सम्मान नहीं दिया जाता, बराबर से नहीं बिठाया जाता। हालांकि ये चीजें अब समाप्त हो रही है शिक्षा के कारण, हमारे संविधान के कारण जो अधिकार प्राप्त हैं, तो अब सब बराबर है। और आप देख रहे हैं शहरों, हालांकि गांव में कहीं कहीं ये चीज़ देखने को मिलती है, पर अब वर्तमान में आपने कभी देखा है आपकी जो फ्रेंड है स्कूल में पढ़ रही, बराबर से बैठते हैं, है ना, बराबर से साथ में खाना खाते हैं, साथ में नौकरी करते हैं। तो अब ये सामाजिक असमानता शिक्षा के द्वारा और संविधान में प्राप्त उनको अधिकार के द्वारा अब खत्म होती जा रही है, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप इसी के आधार पर कर लेंगे, और आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं।